5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आज खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आज की बड़ी खबर आपको बता दें, बोधशाला को मंदिर करार दिया गया। हिंदू पक्ष की मांग मंजूर हो गई। एएसआई की रिपोर्ट पर भरोसा जताया। परिसर का एएसआई संरक्षण जारी रहेगा। हिंदुओं को पूजा का अधिकार, ऐतिहासिक साक्ष्यों को ध्यान में रखा गया। अलग जमीन की मांग कर सकता है मुस्लिम पक्ष। फैसले के खिलाफ अपील करेगा मुस्लिम पक्ष। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी। और ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें कि किस तरह से देखिए, यहां पर हिंदू पक्ष में उत्साह है, खुशी की लहर है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने फैसले पर नाराजगी जाहिर की है और अलग जमीन की मांग अब मुस्लिम पक्ष द्वारा रखी जा सकती है। फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष अपील भी कर सकता है। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये जानकारी भी सामने आ रही है। और आज की इस बड़ी खबर से जुड़ी जो तमाम महत्वपूर्ण बिंदु है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बोधशाला में फिलहाल नमाज बंद रहेगी। बोधशाला परिसर में पूजा ही होगी, ये स्पष्ट कर दिया गया है। धार के बोधशाला परिसर में हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और कोर्ट के फैसले के बाद बोधशाला परिसर में हिंदू पक्ष के लोगों ने जमकर जश्न मनाया है। बोधशाला विवाद पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बोधशाला परिसर को मंदिर माना है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार की बोधशाला को वाग्देवी मंदिर माना है। अंदर किस तरीके से जश्न मन रहा है फैसले के बाद, बड़े पैमाने पर यहाँ इलाके में हिंदूवादी संगठन जो है इकट्ठे हो चुके हैं। ये सरस्वती का मंदिर है यहाँ पर और फैसले के बाद यहाँ पूरी तरीके से जश्न की तस्वीरें हैं। ये देख सकते हैं आप, जितने भी पक्ष हैं वो यहाँ मौजूद हैं और यहाँ जमकर ना सिर्फ नारेबाजी हो रही है बल्कि सर क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत खुश हैं, बिल्कुल बहुत खुशी है। आज जो परिणाम आया मंदिर है और मंदिर रहेगा। माँ भगवती की कृपा सब पे बनी थी। हिंदू समाज अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। हिंदू समाज का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। हमने पहले भी बोला कि ये मंदिर था, अभी भी बोले मंदिर, तो कोर्ट ने भी साबित कर दिया कि ये मंदिर ही रहेगा। महिलाएं हैं जो अंदर रो रही हैं, आप देख सकते हैं फैसले के बाद। मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं और बताता हूं कि आखिर क्या स्थितियां हैं, क्यों ये तस्वीरें हैं। महिला क्यों रो रहे हो आप? खुशी के मारे आंसू निकल रहे हैं। हमारी इतने दिनों की हमारी मेहनत के इन्होंने आहुति दी है अपने प्राणों की। आज उनके प्राणों की आहुति की वजह से आज हमें ये मौका देखने को मिला। क्या फैसला आया मालूम पड़ा? जी, माँ का मंदिर, माँ का स्वरूप उनको वापस मिला है। जो हिंदू समाज चाहता था कि माँ का स्वरूप मिले और एक टाइटल था जो चेंज हो, सो आज हुआ है। सुनने में अभी यही आया है, डिसीजन की कॉपी हमारे हाथ में नहीं आई है, लेकिन जितना पता चला है बस ये कि माँ भगवती का मंदिर था, है और आगे रहेगा। ये वो महिलाएं हैं जो भावुक हैं और जिनके जो खुशी के मारे जिनके आंसू छलक रहे हैं। और दूसरी ओर ये बाहर का दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीरों में और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हैं। भगवा ध्वज जो है और जहाँ पर ना सिर्फ मौजूद हैं और जितनी महिलाएं हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जो संघर्ष के समय के लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और बाहर मंदिर की पुलिस बल तैनात है ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो। तमाम लोग जो हैं वो बाहर पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं कोर्ट के बाहर। कोर्ट से जैसे ही फैसला आया उसके बाद की ये पूरी तस्वीरें हैं। कोर्ट से फैसला आने के बाद बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं और वो लोग जो है अलग अलग स्तर पे ना सिर्फ वो कर रहे हैं बल्कि अब यहाँ से जश्न जो है वो शुरू हो रहा है। और इसी जश्न को देखते हुए जितने लोग हैं वो यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा जनसमुदाय यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है और वो यहाँ पे नारेबाजी कर रहा है। तस्वीरें हैं, ये धार की तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये धार की तस्वीरें हैं और बड़े पैमाने पर हिंदू समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है और नारेबाजी चल रही है। और अब यहाँ से जो है हिंदू पक्ष की ये खुशी, ये उत्साह उस लंबे इंतजार के बाद सामने आए फैसले की है जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बोधशाला को मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर कहा।
कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है, भोजशाला एक मंदिर है और वहां सिर्फ पूजा ही की जा सकती है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने साफ शब्दों में कहा कि इस पूरे विवादित परिसर का धार्मिक स्वरूप और चरित्र वाग्देवी माता यानी सरस्वती माता का मंदिर है और संस्कृत शिक्षा का केंद्र ही है। हाई कोर्ट ने साल 2003 के एएसआई के उस आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया है, जिसके तहत हिंदुओं की पूजा को सीमित कर दिया गया था और मुस्लिम पक्ष को हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि पुरातत्व एक विज्ञान है और 58 दिनों के वैज्ञानिक सर्वे के बाद जो सबूत मिले हैं उन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। और उसी के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शियली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। 6 अप्रैल से भोजशाला विवाद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में रोजाना सुनवाई हो रही थी। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी और एएसआई के वकीलों ने अपनी अपनी अंतिम दलीलें और आपत्तियां पेश की। सारी दलीलों और बहस के बाद हाई कोर्ट ने भोजशाला पर आदेश सुनाया। आपको बताते हैं कि कोर्ट ने आगे और क्या क्या इस आदेश में कहा। कोर्ट ने नोट किया कि धार में भोजशाला स्थल पर हिंदू रीति रिवाजों और पूजा की निरंतरता इतिहास में कभी भी समाप्त नहीं हुई थी। ऐतिहासिक साक्ष्यों और साहित्यों से यह पूरी तरह स्थापित होता है कि ये विवादित क्षेत्र परमार राजवंश के राजा भोज द्वारा स्थापित संस्कृत शिक्षा का महान केंद्र भोजशाला था। कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए कहा कि मुस्लिम समुदाय चाहे तो मस्जिद निर्माण या प्रार्थना के लिए धार जिले के भीतर किसी उपयुक्त भूमि के आवंटन के लिए राज्य सरकार के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सरकार कानून के तहत विचार करेगी। हिंदू याचिकाकर्ताओं की तरफ से लंदन के म्यूजियम से वाग्देवी यानी सरस्वती देवी की मूल प्रतिमा वापस भारत लाने की मांग पर कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदनों पर उचित विचार कर सकती है। कोर्ट ने कहा गर्भगृह की पवित्रता को बनाए रखना और वहां की आराध्य यानी सरस्वती के मूल स्वरूप व चरित्र को संरक्षित करना अनिवार्य है। कोर्ट ने आगे कहा हर सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि वो न केवल प्राचीन स्मारकों और संरचनाओं, न केवल पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व के मंदिरों बल्कि गर्भगृह की सुरक्षा और संरक्षण भी सुनिश्चित करे। और अब इस परिसर का पूरा नियंत्रण और प्रबंधन एएसआई के पास ही रहेगा। एएसआई की रिपोर्ट बहुत लंबी है, 10 वॉल्यूम में है, सैकड़ों पेज में है और एक चीज है, मंदिर के एक सबूत निकल के आए जो कि वहाँ मौजूद है, आज ही मौजूद है। कोई भी देख सकता है कि वहाँ पर मंदिर के सबूत है। सत्य को झुठलाने की कोशिश हो रही थी, वो चीज आज उजागर हो गई और यह साबित हो गया कि कोई भी अगर काम बंदूक के नोक पर किया जाता है तो एक न एक दिन न्याय के द्वारा सही होगा। इसमें हमारी द्वारा लगाई गई 2 पिटीशनों को हिंदू पक्षों को अलाउ करा गया है और जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन थी उसे डिसमिस करा गया है। हमें ये सहायता दी गई है कि अगर हम चाहें, मतलब केंद्र सरकार चाहे और राज्य सरकार चाहे तो जो हमने रिप्रेजेंटेशन जो दिया हुआ है मूर्ति वापस लाने के लिए वो केंद्र सरकार डिसाइड कर सकती है। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष अगर चाहे तो आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को। तो भोजशाला पर जो फैसला आया है उस पर हमारे संवाददाता अजय शर्मा ने लोगों से बातचीत भी की, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले अजय शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। अजय का हम रुख करना चाहेंगे। अजय, आज भोजशाला विवाद पर बड़ा फैसला हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है, परिसर को मंदिर माना गया है। जश्न की तस्वीरें आपके माध्यम से हमने दर्शकों तक पहुंचाई हैं। फिलहाल वहां पर क्या हलचल देख रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पे बसंत पंचमी जो सरस्वती पूजा का सबसे बड़ा त्यौहार है, आज वैसा तस्वीरें देखने को मिली। सबसे पहले मैं बताता हूँ तो लोगों का समूह छट गया है। दोपहर भर से जो है लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। और काफ़ी दिनों तक आपने संघर्ष की लड़ाई लड़ी। आज इंदौर हाई कोर्ट में आप मौजूद थे इस फैसले की याचिकाकर्ता के तौर पर। क्या था पहला जाते वक्त मन में ख्याल? 2:30 बजे का समय दिया था हाई कोर्ट में
जब 2:30 बजे पहुँचे, जैसे मजिस्ट्रेट आया उन्होंने जब इतना बड़ा पंच लेके आए बना हुआ, तो हमने कहा कि फैसला होएगा। और जो फैसले के अंदर जो चीज़ें आई है, बहुत ही लंबा फैसला हुआ। फैसले के अंदर हर चीज़ को क्लियर कर दिया गया कि पहली बात तो एक मंदिर है, राजा भोज की भोजशाला है, ये भोजशाला परिसर। दूसरा माँ का मंदिर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार को आदेश दिया कि माँ वागदेवी लंदन से लाके बिठाई जाए। तो हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात, क्योंकि संघर्ष आज का नहीं था, बरसों का संघर्ष था हमारा। ठीक है, मैं बात चलते बात करूंगा। इसके अलावा आप मुझे बताइए कि इन सबके बीच में सबसे पहले जज ने क्या कहा? जज ने पहले यही आके कहा कि ये भोजशाला AIC हिंदू समाज के सुपुर्द करे, हिंदू समाज के सुपुर्द करे। ये कुछ फोटो तस्वीरें हैं जिन पे गुलाल डाला गया है, ये कौन वो लोग हैं? भोजशाला संघर्ष समिति के सभी लोग हैं। इन्होंने हमेशा 1952 से जो लड़े हैं, उसके बाद समय समय पे जो परिस्थिति बनी है उनके साथ हमारे साथ खड़े नहीं है। ये भोजशाला के जो हम तो इनके बाद हैं, इनने जो संघर्ष करा कांग्रेस सरकार में, कई बार जेलों में गए, कई बार इन्होंने यातना झेली। तो इनकी सबकी तस्वीरों पर गुलाल डाला गया, सबकी लड़ाई क्योंकि हमारे शहीद है, इन्होंने भोजशाला के लिए लड़ी है। इनकी लड़ाई के कारण आज हम भी है। इन्हें इसको जिंदा रखा लड़े, तो इनकी जो इन्होंने अधिकार दिया, हमारे सुपुर्द करा, उसको हमने आगे बढ़ाया। तो ये वो तस्वीरें हैं जो भोजशाला में जिनको जो शहीदों की हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये वो मंदिर है जिसके अंदर तमाम महिलाएं मौजूद हैं। मैं आपको दोबारा उस मंदिर के अंदर लेके चलूँगा। यहाँ पे ज्योति जलाई गई है और महिलाएं एक दूसरे को बधाई दे रही हैं, और ना सिर्फ बधाई दे रही हैं बल्कि तस्वीरें हम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजय आपका, नजर बनाए रखिएगा और अपडेट्स के लिए भी हम आपका आगे रुख करेंगे। तो आपने देखा, अजय दिखा रहे थे कि कैसे लोग खुशी मना रहे हैं, लोगों के बीच खुशी की लहर है। लेकिन ये फैसला लंबे जतन के बाद आया है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस मामले में हिंदू पक्ष ने 5 मुख्य तर्क दिए थे। हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में सरस्वती मंदिर बनवाया था। ASI सर्वे में मंदिर के स्तंभ, मूर्तियां और संस्कृत शिलालेख मिलने की बात कही थी। मस्जिद में मंदिर के हिस्सों को दोबारा उपयोग में दिखाया गया। हवन कुंड, देवी प्रतिमाएं और स्वस्तिक चिन्ह भी मिले, ऐसा भी दावा किया गया। प्राचीन ग्रंथों में इसे विद्या केंद्र भी बताया गया, ये भी कहा गया। इस पर मुस्लिम पक्ष ने जिन बातों को आधार बनाया, उनके मुताबिक कमाल मौला मस्जिद में सदियों से नमाज पढ़ी जा रही थी। 1935 में धार सियासत ने इसे मस्जिद घोषित किया था। 1985 में वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दी गई थी। ASI रिपोर्ट पक्षपाती और पूरी तरह से अपूर्ण है और 1941 वर्ष पैक्ट से स्थिति 1947 वाली बनाए रखनी चाहिए। इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष की खुशियां देखने लायक है। पूरा हिंदू समाज और भोज उत्सव समिति उस फैसले का सम्मान करती है जो हिंदू समाज वर्षों से संघर्ष कर रहा था, और उस संघर्ष के परिणति में आज इस मां के पावन मंदिर को माननीय उच्च न्यायालय ने सम्मान देते हुए मां के सम्मान में मंदिर घोषित किया है। फैसला हम सर्व समाज द्वारा सभी सम्मान से उनका स्वीकार करते हैं और सभी खुशी हैं। खुशी आप देख ही रहे हैं कि सभी के चेहरे पे कितनी खुशी है और जयकारे ही बता रहे होंगे आपको। अब जब फैसला आया है तो मुस्लिम पक्ष ने साफ साफ कह दिया है कि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस ऐतिहासिक इमारत के धार्मिक स्वरूप को बदला नहीं जाना चाहिए था। देखिए, बहुत सारे पहलू रहते हैं। अगर हमारे खिलाफ और हमारे आर्गूमेंट के खिलाफ आया है, माननीय हाई कोर्ट का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। माननीय हाई कोर्ट का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इतिहास के मुताबिक सन 1034 में परमार वंश के राजा भोज ने धार में एक भव्य विश्वविद्यालय सरस्वती कंठाभरण की स्थापना की थी, जिसे भोजशाला कहा गया। यहाँ देश विदेश से छात्र संस्कृत और शास्त्रों की शिक्षा लेने आते थे। इतिहासकार बताते हैं कि 14वीं और 15वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी और बाद में महमूद शाह खिलजी के शासनकाल के दौरान इस परिसर के कुछ हिस्से को तोड़कर इसे मस्जिद के रूप में तब्दील करने की कोशिश की गई। आधुनिक दौर में विवाद सन 1902 में तब सामने आया जब ASI के सर्वे में यहाँ प्राचीन हिंदू मंदिर के खंभे और शिलालेख मिले। आजादी के बाद विवाद बढ़ा। सन 1997 में प्रशासन ने यहाँ आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी। इसके बाद 7 अप्रैल 2003 को ASI ने एक बीच का रास्ता निकाला, जिसके तहत तय हुआ कि हिंदू हर मंगलवार को यहाँ पूजा और साल में एक बार वसंत पंचमी पर हवन कर सकेंगे, जबकि मुस्लिम समुदाय हर शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा कर सकेगा। लेकिन हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर इसी साल अप्रैल और मई में हुई लंबी कानूनी जिरह और ऐतिहासिक ASI सर्वे के बाद आज 2003 की व्यवस्था को
कोर्ट ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है और कह दिया है कि भोजशाला एक मंदिर है, यहाँ सिर्फ पूजा हो सकती है। और आइए अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। अमेरिका ईरान युद्ध के बाद महंगे हुए क्रूड ऑयल और उसके आयात में होने वाली कमी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है और आज पेट्रोल डीजल महंगा हो ही गया। आज जब सुबह लोग उठे तो उन्हें महंगे पेट्रोल और डीजल का झटका लगा। सीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन क्या परेशानी सिर्फ इतनी ही है? बहुत सारे पेट्रोल पंप भी बंद हो गए। देख रहे हैं जैसा स्थिति, उस हिसाब से तो लग रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास पेट्रोल की मात्रा रखें। शॉर्टेज वाटेज उतनी स्थिति खराब नहीं है, दयनीय स्थिति नहीं है। आज का दिन फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि आज शॉर्टेज चल रहा है। सभी को पर्याप्त रूप से यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है। भीड़ भाड़ तो दिख ही रहा है, पैनिक सिचुएशन भी है। कल रात से देखने को मिल रहा है कि कतारें बढ़ गई है पंप में। 4 साल तक पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रहने के बाद आखिरकार महायुद्ध की नजर पेट्रोल डीजल की स्थिर कीमतों को लग ही गई। कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों ने देश में महंगाई बम फोड़ दिया। सुबह सुबह जब हिंदुस्तान उठा तो उसे पेट्रोल डीजल पर 3 रुपए की महंगाई वाला करंट लगा। दिल्ली से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, सब जगह पेट्रोल डीजल में करीब 3 रुपए की बढ़ोतरी के साथ साथ सीएनजी में भी 2 रुपए की बढ़ोतरी का तगड़ा झटका लगा। दिल्ली की अगर बात करें तो पेट्रोल अब करीब 98 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गया है। सीएनजी की कीमत भी 2 रुपए बढ़कर 79 रुपए से भी ज्यादा हो गई है। अब बढ़ जाएंगे तो खाना थोड़ा छोड़ देंगे, चलाना थोड़ा भूल जाएंगे। अब जो किस्मत में है वो तो लिखना है। काफ़ी दिक्कत होने वाली है, बहुत प्रभाव पड़ेगा इस पे। हमें आने जाने के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाएगा, जो ड्यूटी कर रहे हैं। अब आपको यूपी ले चलते हैं। यहाँ भी करीब 3 रुपए दाम बढ़ने के बाद अब पेट्रोल की कीमत 97.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है। डीजल भी करीब 91 रुपए प्रति लीटर हो गया है और सीएनजी यहाँ 95 रुपए 75 पैसे प्रति किलोग्राम में मिल रही है। हालांकि यूपी में होने के बावजूद दिल्ली से सटे नोएडा में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें अलग हैं। अब नोएडा में पेट्रोल की कीमत 97.78 रुपए प्रति लीटर हो गई है। डीजल 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। सीएनजी की कीमत भी 87 रुपए से ज्यादा हो गई है। हमारा बजट बहुत बिगड़ रहा है, महंगाई हो रही है, गैस महंगी, तेल महंगा। अभी आज भी इस पे 3 रुपए बढ़े हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए। मिडिल क्लास ज्यादा परेशान है। हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि पब्लिक के ऊपर इतना जोर न डाला जाए, जितने भी गुंजाइश हो सके पब्लिक की रियायत की जाए। हम तो ये कहना चाहेंगे 3 रुपए बढ़ गए, बहुत बढ़ गए पैसे। हम तो रोज पढ़वाते हैं, दिन में 3 बार पढ़वा ले, 4 बार पढ़वा ले, मगर पढ़वाते रहते हैं हम तो। हमें तो बहुत नुकसान है इस चीज से। अब मोदी साहब के तो वो घर में पेट्रोल डीजल है ना, जो वो निकाल के दे देंगे भैया, जैसा वहाँ से आएगा वैसे ही बेचेंगे। अब बात महाराष्ट्र की, जिसके लिए हम आर्थिक राजधानी मुंबई के दामों की बात करेंगे। मुंबई में भी पेट्रोल 3 रुपए प्रति लीटर बढ़कर अब 106 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो गया है। डीजल की कीमत 93.14 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। सीएनजी की कीमत अब 84 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है मुंबई में। साइकिल चलानी पड़ेगी भाई, अभी पैदल चलना पड़ेगा। क्या करेंगे, इतनी महंगाई में हालत खराब है। पेट्रोल के दाम में ये जिस तरीके से गैस उसके भी दाम बढ़े, तो स्टेट ऑफ हार्मुज में जो लड़ाई वगैरह हो रही है उसकी वजह से बढ़ा है, पर 106 हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि इससे और आगे ना हो। इतना पब्लिक के लिए सही है, इतना सह सकती है। अब आपको पूरब ले चलते हैं, यानी बंगाल की राजधानी कोलकाता में। कोलकाता में पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा है। यहाँ पर पेट्रोल की कीमत अब 108 रुपए प्रति लीटर से भी ऊपर पहुंच गई है। डीजल की कीमत 95 रुपए प्रति लीटर को पार कर गई है। वहीं सीएनजी यहाँ पर 93 रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा में मिल रही है। यानी अब तक दिखाए गए राज्यों और शहरों में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल बंगाल में है। पहले से ये इसके लिए इंतजाम होना चाहिए था। हाँ, पहले से नहीं किया गया। हाँ, वोट तो ले लिया, वोट लेने के बाद अभी याद आया
कि ये बढ़ाना पड़ेगा। सरकार कोई बनाता नहीं है तेल, ना हमारे इंडिया में बनता है, विश्व स्तर पर हाई है, तो हम लोग को थोड़ा बहुत तो सहन करना ही पड़ेगा। अब बात करें अगर दक्षिण के राज्यों की, तो चेन्नई में पेट्रोल अब 103 रुपए से ज्यादा में मिल रहा है। डीजल की कीमत 95 रुपए पार हो गई है और सीएनजी 91 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम में मिल रही है। लेकिन आग सिर्फ पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में नहीं लगी। इससे पहले ही दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। कमर्शियल सिलेंडर पहले ही 993 रुपए महंगा हो चुका है। सोना चांदी भी महंगा हो गया। इस महंगाई बम पर जनता यानी आप लोगों में से कुछ से हमने बात की, उनका क्या कहना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि जो 3 रुपए और 2 रुपए ईंधन पर बढ़े हैं, उनकी बढ़ी हुई कीमतों के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं वो भी समझ लीजिए। सामान की ढुलाई महंगी होगी तो सामान भी महंगा होगा। कार बाइक से आने जाने का खर्च महंगा हो गया है। ऑटो, टैक्सी, कैब सब महंगे हो सकते हैं। बस वाले किराया बढ़ा सकते हैं। खाने पीने का सामान और महंगा हो सकता है। रसोई घर का खर्च और बढ़ सकता है। ऑनलाइन डिलीवरी का भी खर्च बढ़ सकता है। सीमेंट, सरिया, भारी सामान महंगे हो सकते हैं। ऊपर से इतनी महंगाई रखी है, पेट्रोल भी ऊपर से सिलेंडर नहीं मिल रहा, बहुत महंगाई रखी है। अब से ये सरकार को सोचना वॉर चल रही है, कहीं ना कहीं लगता है कि वॉर का इफेक्ट हो रहा है। प्रधानमंत्री वार का इफेक्ट हो रहा है। बाकी सर जो वार के पहले भी सारा यही हाल था। आज़ादी से यदि हम आज तक भी देखें तो हर चीज़ की कीमत बढ़ी है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसकी कीमत आज तक घटी हो। अगर पेट्रोल बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, फ्रेट बढ़ेगा, लोगों का चार्जेस बढ़ेगा, तो उस पर इम्पैक्ट तो आएगा ही। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे रैपिड इन्फ्लेशन या डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। ईंधन में लगी आग एक चिंगारी है जो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट सेक्टर को पकड़ती है और फिर वहां से होते होते देश के हर नागरिक की थाली और उसकी जेब को अपनी चपेट में ले लेती है। यानी तेल सिर्फ गाड़ी नहीं चलाता बल्कि पूरे देश की महंगाई की रफ्तार भी तय करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए का इजाफा हुआ है और इस इजाफे पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सरकार पर महंगाई बढ़ाने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं वो समझना और जानना बहुत जरूरी है। युद्ध के भीषण हालात में जब सारी दुनिया सिसकने लगी, दुनिया के तमाम मुल्कों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी या फिर बिल्कुल नहीं बढ़ी, उसके बारे में आपको बताते हैं। भारत में तेल की कीमतों में 3.15% से लेकर 3.45% तक बढ़ोतरी हुई है। वहीं उससे बहुत पहले मलेशिया में 56%, पाकिस्तान में 55%, यूएई में 52%, अमेरिका में 45%, कनाडा में 32%, चीन में 22%, ब्रिटेन में 19%, जर्मनी में 14%। कुल मिलाकर करीब 85 देशों ने ईंधन की कीमतें बढ़ाई हैं। खास बात यह रही कि भारत ने 30 अक्टूबर 2024 को सिर्फ 5 पैसे की बढ़ोतरी की थी। इस तरह से देखा जाए तो करीब 4 साल से भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बिल्कुल भी नहीं बढ़ाए, जबकि अमेरिका, चीन और यूएई जैसे देशों ने भी तेल के दाम बढ़ाए हैं, जिनके पास या तो खुद का तेल का उत्पादन है या फिर बड़े पैमाने पर तेल का भंडार है। अब क्यों बढ़ाया भारत सरकार ने दाम वो समझ लीजिए। क्योंकि तेल का आयात पहले से महंगा हो गया है, लेकिन देश में तेल के दाम अभी भी स्थिर बने हुए थे। ऐसे में तेल कंपनियों को हर दिन 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। आंकड़े कहते हैं कि तेल कंपनियों को हर दिन पेट्रोल पर 26 रुपए और डीजल पर 82 रुपए का नुकसान हो रहा है। यानी जो पेट्रोल लागत के बाद 125 रुपए प्रति लीटर होना चाहिए था, वो 97 रुपए में मिल रहा है, जबकि डीजल की कीमत 170 रुपए के करीब होनी चाहिए थी, जो 82 रुपए कम की कीमत में 90 रुपए में बिक रहा है। अब जब कंपनियों की लागत क्रूड ऑयल पर और बढ़ी तो दाम बढ़ाने जरूरी हो गया। आमतौर पर कंपनियों को जो घाटा होता है उसे सरकार वहन करती है, लेकिन जब कीमतें और ज्यादा बढ़ने लगी तो फिर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सामने आकर बचत और कम खरीद का आह्वान किया। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा।
शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। जाहिर है जनता पर ज्यादा बोझ न आए, इसके लिए सरकार अपील कर रही है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 80 से 85% आयात करता है। कच्चे तेल की कीमत में $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी से भारत के आयात बिल में करीब 13 से 14 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हो जाती है। ये सारा बिल डॉलर्स में चुकाना होता है, यानी बढ़े हुए कीमत पर तेल खरीदने से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी कम होता है। इसी तरह भारत सरकार उर्वरक की खरीद पर भी भारी सब्सिडी देती है। सोचिए, जो उर्वरक की बोरी किसानों को 242 रुपए में मिलती है, सरकार वही बोरी 2200 रुपए में खरीदती है। इस तरह सिर्फ किसानों को उर्वरक के लिए सरकार 2.25 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है। देश में जरूरतमंदों को सब्सिडी के लिए सरकार को पैसे चाहिए और उसके लिए बचत होनी जरूरी है। कुल मिलाकर ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि अब बचत और कम खर्च ही सबसे बड़ा फिलहाल उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी तो सियासत बेलगाम हो गई, आरोपों की बौछार शुरू हुई तो फिर बंद नहीं हुई। विपक्ष ने बढ़ती कीमतों के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अगर चुनाव ना हुए होते ये कब का कर चुके, इसका किन किन क्षेत्रों पे प्रभाव पड़ेगा आप कल्पना नहीं कर सकते। सरकार को कोसने के अलावा कुछ आता है? विपक्ष की बुद्धि पे पेट्रोल डीजल पड़ गया है। उसमें चाहिए कि एक तिल्ली लगा के आग लगा दे। 3 रुपये पे इतना ज्यादा हाइप पावर। सरकार की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। महंगाई का सिलसिला ये थमने वाला नहीं है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो कि जुड़ी है नीट पेपर लीक मामले से। एनटीए ने नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। अब यह परीक्षा 21 जून को होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस परीक्षा से जुड़ी कई अहम जानकारी साझा की। नीट की परीक्षा को लेकर एक और जो बड़ा ऐलान हुआ है वो ये है कि अब अगले साल से ये परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी। उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है। कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है। अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से इस बार सीबीआई तह तक जाएगी। वो बच्चे जो मेडिकल की पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, उनको एक झटका लगा जब नीट का पेपर लीक हुआ। 3 मई को हुई परीक्षा रद्द कर दी गई। बच्चों और अभिभावकों की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई, जिनमें वो सभी बेबस दिखाई दी। अब एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट की परीक्षा के लिए नई तारीख की घोषणा कर दी है। अब ये परीक्षा 21 जून को होगी। 21 जून को होने वाली इस परीक्षा को लेकर जो ऐलान हुए हैं वो ये है कि री एग्जाम देने वाले सभी प्रभावित उम्मीदवारों से कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी। ये परीक्षा पूरी तरह निःशुल्क होगी। परीक्षा की कुल अवधि में 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम जोड़ा गया है। छात्रों को परीक्षा से पहले अपना पसंदीदा परीक्षा शहर दोबारा चुनने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। नए एडमिट कार्ड 14 जून 2026 तक जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा के दिन छात्रों को आने जाने में कोई समस्या न हो, इसके लिए केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों और मुख्यमंत्रियों के साथ समन्वय स्थापित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बावजूद पेपर लीक जैसी बड़ी चूक हुई। उन्होंने कहा कि हम इस अव्यवस्था को स्वीकार करते हैं और इसे सुधारने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। कोई भी अफवाह में ना जाए, कोई भी, आखिर ये सामाजिक चुनौती है। राधाकृष्णन कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है। इसको हम स्वीकार करते हैं। इसकी सुधारने की जिम्मेदारी हम लेते हैं।
शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी, कहाँ वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है, राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहाँ वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के ऊपर। और जो संबंधित एजेंसी उनके साथ काम करे, सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता चीज को लेते हुए शीर्ष तो नेतृत्व उसके लेके खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है। हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे। परीक्षा की नई तारीख के ऐलान के बाद छात्रों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। नीट की तैयारी तो बहुत बढ़िया है, पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया पहले कंपैरिजन में। पहले इतना प्रेशर नहीं था, अब प्रेशर बढ़ चुका है। तैयारी क्या, हमारी तैयारी ऑलरेडी चली रही थी, तो उसमें ज़्यादा गैप पड़ा नहीं। हमारे 7-8 दिन का था, तो उसमें तो हमारे कोई फर्क पड़ता भी नहीं था। 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, वापस से पूरा रिवीजन, पूरा टाइम देना पड़ेगा उसको। देखते हैं क्या होगा। हाँ, दिन तो ठीक ही दिए हैं उन्होंने, 1 महीना तो मांगते ही थे। एक बड़ा ऐलान जो नीट की परीक्षा को लेकर किया गया वो ये था कि अगले साल से इस परीक्षा को अब ऑनलाइन कराया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद ये ऐलान करते हुए कहा कि अगले साल नीट की परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से। अगले साल से ऑनलाइन परीक्षा के फैसले का छात्र भी समर्थन करते नजर आए। Online exam is better because as we have seen JEE mains and advance, it is never leaked, so online is better. लेकिन एक जो अहम सवाल है वो ये कि क्या नीट की परीक्षा ऑनलाइन कराना आसान होगा। जेईई की परीक्षा पहले से ही ऑनलाइन होती है, लेकिन नीट परीक्षा ऑनलाइन कराने में चुनौतियां हो सकती हैं। पहले इन दोनों परीक्षाओं के अंतर को समझिए। जेईई मेन परीक्षा में 14-15 लाख छात्र होते हैं, वहीं नीट यूजी परीक्षा में 24-25 लाख छात्र शामिल होते हैं। जेईई मेन परीक्षा में 7 से 10 अलग अलग शिफ्ट होती हैं, जबकि नीट यूजी परीक्षा एक ही दिन एक ही शिफ्ट में होती है। जेईई मेन में हर शिफ्ट में अलग क्वेश्चन पेपर होता है, जबकि नीट यूजी परीक्षा में एक ही क्वेश्चन पेपर होता है। जेईई मेन में 600 डिजिटल केंद्र होते हैं, जबकि नीट यूजी में 4700 से 5000 केंद्र होते हैं। अब जरा नीट यूजी परीक्षा को ऑनलाइन कराने को लेकर जो चुनौतियां सामने आ सकती हैं वो समझते हैं। सबसे बड़ी वजह है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी, क्योंकि नीट यूजी परीक्षा में 25 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होते हैं। ऐसे में 25 लाख कंप्यूटर एक साथ जुड़ना मुश्किल है। दूसरी बात, इस परीक्षा में बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों के छात्र शामिल होते हैं। सरकारी स्कूलों के छात्र कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उतने अभ्यस्त नहीं होते। तीसरा, अगर ये परीक्षा कई शिफ्टों में कराई जाए तो रैंक में बड़ा फेरबदल सामने आ सकता है। अब अगले साल की नीट यूजी परीक्षा को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी ऑनलाइन कराने का ऐलान कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और सरकार के लिए ये प्रक्रिया बेहद जटिल और चुनौती भरी होगी। अब देखना होगा कि इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार और टेस्टिंग एजेंसी क्या रास्ता निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। कर्नाटक के विजयनगर में टीबी बांध यानी तुंगभद्रा बांध के पास टैंकर ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर। पुल से नीचे गिरे दोनों वाहन, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल। जब ये हादसा हुआ तब पीड़ित हुलीगेमा मंदिर में पूजा अर्चना के लिए ट्रैक्टर से जा रहे थे, तो ये दर्दनाक हादसा हुआ है कि परिवार के 7 लोगों की जान चली गई है। इस हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई है। तुंगभद्रा बांध के पास ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि हुलीगेमा मंदिर में पूजा अर्चना के लिए ये लोग जा रहे थे, ट्रैक्टर से जा रहे थे। इस बीच ये सड़क दुर्घटना हुई और इस हादसे में 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हर बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।
वाह मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा मसाला